आधी रात बीत चुकी थी। रामनाथ के घर से आ रही ढोल मंजीरे की आवाज़ आसपास के गांव के लोगों के कानों में रस घोल रही थी। औरतें गाने बजाने में मस्त थी। आज रामनाथ की शादी हुई थी और फागुनी ब्याह के आई थी। 16 साल की फागुनी उम्र में तो छोटी थी, लेकिन गाने बजाने में आज पूरे गांव की औरतों के कान काटे थे। एक गाना खत्म होते ही गांव की काकी आज बोल पड़ती, अरे रामनाथ की अम्मा बड़ी सियानी बहू लाई हो, बहुरिया और गाओ। फागुनी की तारीफ सुन रामनाथ की अम्मा राम दुलारी इतरा कर बोली, अरे बड़ी खोजबीन के बाद रामनाथ के लिए इसे पसंद किया है। और तब तक फागुनी ढोलक बजाते एक नया गीत गाना शुरू कर देती। इस तरह आधी रात से ज़्यादा निकल गई। अरे आज किसी को घर नहीं जाना है क्या? सुबह गाय भैंस का चारा भी करना है, खेतों में भी जाना है। जलेबी काकी बोली, हाँ भाई चलो, अब भाभी को भी आराम करने दो। सुमन ने फागुनी को चुटकी काटते हुए कहा, अरे सुमन तुम फागुनी की ननंद लगती हो, कुछ मजाक करो, हम कुछ ना बोलेंगे, काकी ने जवाब दिया। और फिर गांव की औरतें अपने घर चली गई। सुमन ने भी फागुनी को उसके कमरे में पहुंचा दिया। रामनाथ गांव का सीधा साधा नौजवान था। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। माँ राम दुलारी, छोटी बहन सुमन और छोटा भाई राम सागर के इर्द गिर्द ही उसकी सारी दुनिया घूमती थी। और अब फागुनी। रामनाथ फागुनी का भी बहुत ख्याल रखता था। फागुनी की हर जरूरत का वो ध्यान रखता। किसी मेला बाजार जाता तो फागुनी के लिए लाली पाउडर लाना ना भूलता। सुमन और फागुनी भी खूब मिलजुल कर रहती, साथ में मिलकर घर के काम करती, हंसी ठिठोली करती। राम सागर भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। फागुनी को वो अपनी दूसरी माँ का दर्जा देता था। उतनी ही बात करता जितने में देवर भाभी का मान सम्मान और प्यार बना रहे। रामनाथ चाहता था कि राम सागर पढ़ लिख कर नौकरी करे, शहर जाए, किंतु राम सागर गाँव में रहकर अपने पिता समान भाई रामनाथ के साथ मिलकर खेती बाड़ी संभालना चाहता था। और इसीलिए उसने रामनाथ के कहने पर पढ़ाई तो कर ली, लेकिन गांव छोड़कर शहर नहीं गया। पूरी 12वीं पास था राम सागर। और इस तरह फागुनी के आने के बाद पूरे घर की रौनक और बढ़ गई। और कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटियां खुश होती है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई और सभी ने इसके लिए फागुनी को ही शुभ बनाया। और इसके बाद फागुनी की इज्जत और अधिक बढ़ गई। हर काम में फागुनी की सलाह जरूर ली जाती। सुमन भी तो शादी लायक हो गई थी, उसके लिए वर की खोज शुरू हो गई थी। राम दुलारी की इच्छा थी कि कोई खेतीहर परिवार देखा जाए और रामनाथ की इच्छा थी कि सुमन के लिए कोई नौकरी पेशा लड़का देखा जाए। पर बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी ब्याह के मामले में होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सुमन का विवाह विकास से हुआ। विकास रेलवे में नौकरी करता था और घर परिवार से भी बहुत संपन्न था। इस तरह फागुनी की शादी के 2 साल बाद सुमन की भी शादी हो गई। सुमन के जाने के बाद घर में सूनापन छा गया। आखिर सास बहू बात करे भी तो कितना। एक दिन, अरे फागुनी, सुमन के जाने के बाद घर में बड़ा खालीपन आ गया है। हाँ अम्मा, जीजी थी तो घर भरा भरा लगता था। समय कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और अब ना तो काम में मन लगे और ना ही घर में। बहू, अब तो तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। का अम्मा, अब घर में छोटा बच्चा आ जाना चाहिए। क्या अम्मा, तुम भी? नहीं बहू, अब तो शादी के 2 साल भी हो गए, बच्चा तो अब हो जाना चाहिए। फागुनी शर्मा के अपने कमरे में चली गई और ठीक 1 साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बिटिया बहुत प्यारी थी। राम दुलारी को नन्ही सी बिटिया में सुमन नजर आती और राम दुलारी उसे हमेशा सीने से लगा कर रखती। अभी सीता 1.5 साल की ही थी कि फागुनी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। राम दुलारी को दूसरी बेटी के आने से थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा और लक्ष्मी जी आई है सोचकर दूसरी बेटी को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामनाथ को भी अपनी बेटियां बहुत प्यारी थी। कमला और विमला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने चाचा की तो जान थी। दोनों प्यारी तो दोनों राम दुलारी को भी थी, किंतु राम दुलारी के मन में पोते की चाह बढ़ती जा रही थी और वो एक बार फिर फागुनी की तीसरी बार माँ बनने के लिए दबाव डालने लगी। जलेबी काकी घर आई हुई थी। अरे जलेबी, मुझे तो लगता है कि बिना पोते का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। अरे जीजी, ऐसा क्यों कहती हो? देखना, इस बार बेटा ही होगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।
क्या बताए, दोनों बेटियां इतनी जल्दी हो गई कि तीसरे के विषय में सोचते ही नहीं बनता। 2 बेटियों के जन्म के बाद ही आधा शरीर हो गया है। ऐसा लगता नहीं कि शरीर में जान बची हो। जिज्जी, अगर ऐसा है तो फिर तुम जल्दी से राम सागर का ब्याह कर दो। तुम्हें तो घर का चिराग चाहिए, वो चाहे रामनाथ से हो या राम सागर से। हाँ जलेबी, तुम्हारी बात तो सही है, पर कोई अच्छा रिश्ता आए तब ना। राम सागर के लिए 2 लड़कियां देखी, एक लड़की पसंद नहीं आई और एक का परिवार। जीजी, मेरे दूर के एक रिश्तेदार है, भाई लगते हैं। उनकी बेटी है आशा, देखने में बहुत सुंदर है। पिछले साल जब मैं अपने भतीजे की शादी में गई थी तब वहीं मिली थी और 5 तक पढ़ी है। शादी में लिखा पढ़ी का काम उसे ही तो दिया गया था। किसने कितना उपहार दिया लिया, सब लिखने की जिम्मेदारी उसे ही दी गई थी। अगर तुम कहो तो बात करें। जलेबी, तुम कहती हो तो रिश्ता अच्छा ही होगा, करो बात करो। जलेबी खुशी खुशी घर चली गई। फागुनी सारी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे पूरी वार्तालाप में सिर्फ एक बात ही समझ आई कि अब वो जेठानी बनने वाली थी, उसकी देवरानी आने वाली थी, उसकी सहेली। सच, सुमन के जाने के बाद जो खालीपन आया था वो भरने वाला था। और फिर बहुत जल्दी ही राम सागर का भी ब्याह हो गया। आशा थी वो बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, किंतु उतनी ही घमंडी भी थी। उसके और सुमन के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुमन शादी के कुछ दिन बाद अपने ससुराल लौट गई और आशा सिर्फ राम सागर को ही अपना समझती। यहाँ तक कि राम दुलारी से भी उतनी ही बात करती जितनी जरूरत होती, और फागुनी और उसकी बेटी को तो वो कभी पसंद नहीं करती। फागुनी का घर का सारा काम करती और बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती। पहले पहल तो राम दुलारी ने कुछ नहीं कहा, किंतु एक दिन, फागुनी बहू, कभी हमारे पास भी बैठ लिया करो, सारा दिन काम में ही लगी रहती हो। अरे कुछ नहीं अम्मा, कोई काम हो तो बोलो। काम तो कुछ नहीं आशा, अब शादी के 3 महीना होने को आए, ये तुम्हारा भी घर है, थोड़ा थोड़ा काम तुम भी तो फागुनी का हाथ बटाया करो। अम्मा, हमने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, लो इसलिए ये काम हमें पसंद नहीं। स्कूल जाते थे पढ़ने, पिताजी कहते थे ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ आशा राज करेगी। वो तो ठीक है, पर ये तो अपना घर है, अपने घर के काम में कैसी शर्म। और फागुनी भी तो सारे काम करती है, वो भी तो थक जाती है। कभी उसकी बेटियों को ही नहला धुला दिया करो, कुछ तो उसके काम में हाथ बटा दिया करो। अम्मा, अभी तक भी जिज्जी सारा काम करती थी, मेरे आ जाने से जिज्जी काम में थकने लगी। अब की बार अपने पिताजी के यहाँ से कौशल्या काकी को ले आऊँगी, वहाँ भी वही सारे काम करती थी, पर मेरे से ये सारे काम ना होंगे। आशा का जवाब सुन राम दुलारी चुप रह गई। वो समझ गई थी कि अगर आगे आशा से कुछ कहा तो वो कुछ और भी बोल देगी, और सास होने के नाते अपनी इज्जत अपने हाथ। फागुनी ने बात संभाल ली। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो आदत है घर के काम करने की, अपने पिताजी के घर भी खूब काम किया है। आशा फागुनी की बात सुन अपने कमरे में चली गई और राम दुलारी भी एक लंबी सांस ले अपने काम में जुट गई। उस दिन के बाद फागुनी और राम दुलारी ने आशा को कुछ कहना छोड़ दिया। राम सागर सब समझता था, 1-2 बार आशा को समझाने की कोशिश भी की, पर फिर इसे घर घर की बात मानकर चुप रहना ही बेहतर समझा। और फागुनी ने कभी भी रामनाथ से इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं की, और शायद यही कारण था कि रामनाथ और राम सागर के रिश्तों में कोई दूरी नहीं आई। इस तरह पूरे 2 साल गुजर गए। फागुनी और आशा दोनों ही मां बनने वाली थी। इस बार फागुनी मन बहुत डरा हुआ था। डर था कि कहीं इस बार भी बेटी ना हो जाए, और राम दुलारी भी चाहती थी कि कमला और विमला को उनका अपना भाई मिल जाए, क्योंकि आशा ने जब फागुनी की बेटियों को अपना नहीं समझा तो आगे चलकर बच्चे आपस में क्या रिश्ता बनाएंगे। और आशा, वो तो बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, और बच्चे के नाम पर मायके वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते। मायके से आशा की माँ खूब फल मेवा भेजती, और क्या मजाल की कोई एक फांकी फल भी खा ले। कमला और विमला आशा को खाते देख ललचाती। ऐसा नहीं है कि रामनाथ बच्चों के खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इस तरह 9 महीने पूरे हो गए। राम दुलारी सुबह से परेशान थी। आशा को पेट में दर्द था, दाई माँ भी बुला रखी थी, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली थी। और ये परेशानी तब और बढ़ गई जब फागुनी भी पेट में दर्द की शिकायत करने लगी। और शाम होते होते फागुनी ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी को मुँह मांगी मुराद मिल गई थी।
और फिर सुबह होते होते आशा ने भी एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक पोते का मुंह देखने के लिए तरसती राम दुलारी की गोद में दो दो पोते खेल रहे थे। रामनाथ और राम सागर भी बहुत खुश थे। नन्ही कमला और विमला ने अपने अपने भाई भी बांट लिए थे। लेकिन इन सभी की खुशियों के बीच आशा के मन में एक जलन ने जन्म ले लिया। दुलारी का बेटा आकाश फागुनी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। 1 महीने के आकाश को आशा ने कभी जी भरकर देखा तक नहीं था, गोद में लेना तो दूर। जबकि फागुनी अपने से ज़्यादा आशा के बेटे विकास का ख्याल रखती थी। लेकिन फागुनी की यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक ना टिकी। एक दिन सुबह, अम्मा देखो न, आज आकाश को थोड़ा बुखार लगता है। अरे मौसम बदल रहा है इसीलिए हरारत होगी, जरा सा हींग का घोल चटा देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मा, लेकिन बबुआ दूध भी तो नहीं पी रहा है। अच्छा ला इधर देखो तो सही। आशा पास में ही बैठी थी, विकास भी वहीं लेटा हुआ था। जैसे ही फागुनी ने अपना बेटा राम दुलारी की ओर बढ़ाया, आशा ने अपना बच्चा झट अपनी गोद में लेकर यूं ढक लिया मानो आकाश की सारी बीमारी विकास से चिपक जाएगी। फागुनी को बुरा तो बहुत लगा, किंतु उसने स्वभाव के अनुसार उसने बात को आई गई कर दिया, क्योंकि घर की शांति के लिए उसने कई बातें पहले भी नज़रअंदाज की थी। अरे फागुनी से तो बहुत बुखार है, जा कमला अपने पिताजी को बुला ला। अरे अम्मा देखो ना, ये छाती से लाल लाल दाने भी है। घबराओ मत बहू, रामनाथ आता ही होगा। थोड़ी देर बाद रामनाथ आ गया। क्या हुआ अम्मा? देख तो इसे कितना बुखार है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है अम्मा। रामनाथ और फागुनी आकाश को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन किस्मत में और ही कुछ लिखा था। अस्पताल पहुंचने के पहले ही आकाश ने दम तोड़ दिया। फागुनी और जीते जी मर गई। अचानक ये क्या हो गया? भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कितना इंतजार करने और पत्थर पूजने के बाद उसने बेटे का मुंह देखा था और इतनी जल्दी भगवान में उसे वापस ले लिया। ये क्या हो गया? फागुनी की समझ में नहीं आ रहा था। रामनाथ और फागुनी आकाश को लेकर घर आ गए। देखते ही देखते आकाश के मरने की खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। पूरा गांव राम दुलारी के आंगन में जमा हो गया। अम्मा मेरा लाल, अम्मा मेरा लाल, मत रो बहू, भगवान की यही मर्जी थी। राम दुलारी बोली। ना अम्मा, मेरा कसूर क्या है? भगवान ने जो ये सजा दी। अम्मा कोई तो मेरा कसूर बता दो। फागुनी रोए जा रही थी। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? जलेबी काकी बोली। तभी आकाश का अंतिम संस्कार करके रामनाथ और राम सागर भी आ गए। रो रो कर रामनाथ के आंसू सूख गए थे। वो बिना कुछ बोले फागुनी के पास आकर बैठ गया। पास ही बैठी दोनों बेटियां भी रामनाथ के पास आकर खड़ी हो गई। रामनाथ ने दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया। कहाँ छोड़कर आ गई मेरे लाल को? फागुनी रामनाथ को देखकर बोली। रामनाथ कुछ जवाब ना दे पाया। वहीं पास में खड़ा राम सागर बच्चे के दुख से तड़पते अपने भाई भाभी को देख रहा था। अचानक उसे आशा का ख्याल आया। पूरा आंगन औरतों से भरा हुआ है, किंतु घर की बहू का ही अता पता नहीं था। राम सागर अपने कमरे में आ गया और दंग रह गया ये देखकर कि घर में सभी के ऊपर दुखों का पाट टूटा हुआ था और आशा को कोई फर्क नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और पास ही विकास लेटा हुआ आसमान की ओर निहार रहा था। आशा, वहाँ भाभी का रो रो कर बुरा हाल है और तुम यहाँ आराम कर रही हो, तो मैं क्या करूँ वहाँ जाकर? आशा ने गुस्से में जवाब दिया। अरे समझाओ उन्हें, सांत्वना दो, राम सागर खींचकर बोला। बाहर पूरा गांव जमा है उन्हें समझाने के लिए, और फिर तुम्हारी भाभी भी तो बहुत समझदार है। फिर आज क्या हुआ? उनकी समझदारी को मुझसे ये रोने की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए अंदर आ गई। आशा, उन्होंने अपना बेटा खोया है, तुम उनका दर्द क्यों नहीं महसूस कर रही हो? तुम भी एक औरत हो। आशा ने विकास की ओर देखा और फिर बोली। फागुनी दीदी को कोई नहीं समझा सकता, इस बात को उन्हें स्वयं समझना होगा। अरे जिसकी जितनी उम्र होगी उतनी ही तो जिएगा। मुझे भी दुख है, पर मैं रोकर ढिंडोरा नहीं पीटती। राम सागर की आंखों में आंसू आ गए। एक औरत होकर, एक माँ होकर आशा इतनी कठोर कैसे हो सकती है? ये बात राम सागर को बेचैन करने लगी। आज राम सागर से फागुनी का दुख देखा नहीं जा रहा था। फागुनी की चीखें उसके दिल को छलनी कर रही थी। उसने आशा की ओर देखा, वो बिल्कुल पत्थर बनी पड़ी थी। इतना भी नहीं हुआ कि पति की बात से ही पिघल जाती। राम सागर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने विकास को गोदी में उठाया और कमरे से बाहर चल दिया। आशा हड़बड़ा कर उठ बैठी और राम सागर का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों को लेकर? बच्चा? बच्चे का मतलब क्या होता है पता है? एक माँ का दर्द महसूस नहीं होता तुम्हें? तुम माँ कहलाने के काबिल नहीं हो। और इतना कहकर राम सागर ने आशा का हाथ झटक दिया और आंगन में आ गया। आशा भी उसके पीछे पीछे थी।
सभी लोग रामसागर की ओर देख रहे थे। रामसागर ने आगे बढ़कर विकास को फागुनी की गोद में रख दिया। भाभी, आकाश गया है पर विकास तो है ना। आज से ये आपका बेटा है, आप इसकी माँ है और मैं पूरे गांव के सामने वचन देता हूँ कि आज से इसके भविष्य का हर फैसला आप और भैया ही लेंगे। हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। पर विकास मेरा बच्चा है। जानता हूँ विकास तुम्हारा बच्चा है, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ जननी हो, पालनकर्ता फागुनी भाभी होगी। फागुनी माँ का दर्जा हमेशा तुमसे ज़्यादा होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे साथ अन्याय है। खबरदार, जो किसी ने मेरे फैसले के खिलाफ मुंह भी खोला, मेरा मरा मुंह देखेगा। नहीं रामसागर, ये गलत है। एक माँ से उसका बच्चा मत छीनो। फागुनी रोते हुए बोली। भाभी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वो है। पर भाभी, विकास पर अधिकार आपका ही होगा। मैंने आशा से उसका बच्चा नहीं छीना नू, लेकिन आपको भी आकाश की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। भाभी, हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, फिर बच्चे कैसे बढ़ सकते हैं? इसके आने के बाद आपकी समझदारी से ही घर चल रहा है, वरना इसने यो कभी ना हो तो बच्चों को अपना समझा और नहीं कभी आपको। और आगे से इसे अगर इस घर में रहना है तो सबको अपना मानना पड़ेगा, अन्यथा ये जा सकती है। फागुनी कुछ ना बोल सकी और उसने विकास को अपने सीने से लगा लिया। आशा पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह विकास रोए जा रहा था। आशा ने कमरे के दरवाजे अभी तक नहीं खोले थे। फागुनी विकास को गोद में समेटे आशा का दरवाज़ा खटखटा रही थी। आशा, देखो बगवा रो रहा है, उसे भूख लगी है। आशा, इतनी निष्ठुर ना बनो, विकास तुम्हारा ही बच्चा है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। फागुनी, तू अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? राम दुलारी ने पूछा। अम्मा, मैं आशा का हक नहीं छीन सकती। और फिर विकास भी अपनी माँ की छाती पहचानता है। आशा, दरवाज़ा खोले। आशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। फागुनी ने बच्चे की भूख देखी ना गई। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिए। भूख से तड़पते बच्चे ने थोड़ी ना नुकुर के बाद दूध पीना शुरू कर दिया। दोपहर हो चली थी। आशा ने दरवाज़ा खोल दिया। फागुनी विकास को गोद में उठाकर आशा की ओर भागी। देखो आशा, विकास ने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है। ले अपना बच्चा संभाल, सच बहुत ही जिद्दी है। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आशा, इसे गोद ले, ये हम दोनों का बच्चा है। नहीं जीजी, अब ये मेरा बच्चा नहीं है, जिए चाहे मरे, इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। जो चीज़ अपनी नहीं उसका मोह कैसा? फागुनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जा कमला, अपने चाचा को बुला ला, आशा ने पास खेलती कमला से कहा। उसने पहली बार इतने प्यार से कमला से बात की थी। नन्ही कमला आशा को देख मुस्कुरा दी और खेतों की ओर भाग गई। थोड़ी देर में रामसागर और रामनाथ दोनों आ गए। क्या हुआ भाभी, इसने फिर से कुछ ड्रामा किया क्या? नहीं रामसागर, तुम्हें मैंने नहीं, आशा ने ही बुलाया है। बोलो, क्या बोलना है? रामसागर ने बेरुखी से पूछा। मैं अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। क्यों, यहाँ क्या कमी हो गई? यहाँ मेरा ही है ही कौन जिसके सारे जीवन काट दूँ? आशा, पागल मत बनो, ये तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे हैं, ये बेटियाँ भी तुम्हारी है, ये बच्चा भी तुम्हारा है। रामसागर ने भावनाओं में आकर विकास को मेरी गोद में डाल दिया। सच, उस समय बहुत सुकून मिला, पर मैं इतनी निर्दयी नहीं कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दूँ, अपना बच्चा भी वापस ले ले। पर यह घर छोड़कर मत जाओ आशा, ये घर तुम्हारा भी है। आशा बहू, ये क्या नाटक फैला रखा है? रामसागर ने सिर्फ घर जोड़ने वाला काम किया है और उसका उद्देश्य तुम्हारे साथ बुरा करना नहीं था। इतने साल हो गए शादी के, पर कभी उसने तुमसे तेज आवाज में बात नहीं की। वो तुम्हें बहुत चाहता है। अम्मा, मुझे समझाने की कोशिश ना करो, अब मैं यहाँ ना रह पाऊंगी। आशा, इस नन्ही सी जान के बारे में कुछ तो सोचो। आशा फागुनी की बात का जवाब दिए बगैर रामसागर से बोली। मुझे पिताजी के घर जाना है, उनको खबर कर दो कि आकर लिवा जाए, मैं ही छोड़कर आ जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। रामनाथ सबकी बातें सुन रहा था। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही मैं घर का बंटवारा कर दूंगा, रामनाथ सहज भाव से बोला। रामनाथ की बात सुन पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बोलो आशा, अब तो खुश हो, अब तो अपने पिताजी के घर जाने की जिद नहीं करोगी? रामनाथ ने बड़े ही प्यार से आशा से पूछा। इससे पहले कि आशा कुछ कहती, रामसागर ने रामनाथ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं भैया, इतनी बड़ी सजा मत दो अपने भाई को। इस जीवन में अपने भाई से अलग होने की मैं सोच भी नहीं सकता। हम अलग कहाँ हैं रामसागर, हम तो हमेशा ही एक घर में रहेंगे। भैया, इस घर में 2 चूल्हे जले या 4, पर हम एक ही रसोई में खाना खाएंगे।
जीते जी मेरा खाना दूसरी रसोई में नहीं बनेगा। आपको अपने भाई से अलग नहीं करूँगी मैं, पर मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ आऊँगा। आशा पैर पटकती अपने कमरे में चली गई और तो और जाते हुए उसने एक बार भी विकास की ओर नहीं देखा। दोस्तों, औरत हो सकती है जो अपनी अच्छाइयों से घर को सुरग बना दे, और अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो अच्छे खासे घर और रिश्ते नातों का सत्यानाश कर देती है। राम सागर ने आशा को अकेले में भी बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु आशा की बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ गया हो। अगले दिन आशा बिना किसी को कुछ बोले, बिना विकास को प्यार करे, अपने पिताजी के घर चली गई। पूरा गांव हैरान था कि कोई औरत इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है। अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। माना कि राम सागर ने विकास को अपनी भाभी के हवाले कर दिया, किंतु माँ तो आशा भी थी। अरे, विकास को जन्म दिया था, फिर इतनी नफरत क्यों? आशा चली गई। विकास जोर जोर से रो रहा था, अपनी माँ को खोज था। फागुनी विकास को गोद में ले चीख मारकर रो पड़ी। अम्मा, मैं गुनहगार हो गई, मैं इस दूध मुहे की गुनहगार हूँ। नहीं बहू, इसे जन्म तो आशा ने दिया, पर सच मायने में तो ही इसकी माँ है, क्योंकि इसकी माँ के सीने में इसके लिए ममता ही नहीं, वरना यूँ इसे छोड़कर ना जाती। अब तो ही इसकी यशोदा मैया है। फागुनी इसे प्रभु की मर्जी मानकर अपना ले। फागुनी अम्मा की बातें सुनती रही और सुबकती रही। राम सागर आशा को उसके पिताजी के घर छोड़ आया, लेकिन अब वो उदास रहने लगा। किंतु विकास को फागुनी की गोद में हंसता देख उसने अपने फैसले पर तनिक भी अफसोस नहीं था। सोचा, आशा गुस्सा है, कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा 8 महीने बाद उड़ती उड़ती खबर आई कि आशा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। तो क्या आशा जाने के समय जानती थी कि वो दोबारा माँ बनने वाली है, या फिर नहीं जानती थी? जो भी हो, राम सागर बहुत खुश था दोबारा पिता बनने की खबर सुनकर। राम सागर, मुझे लगता है तुम्हें आशा के पास जाना चाहिए। भैया उसके कहने पर हम उसे छोड़ आए थे। सोचा था जब गुस्सा शांत होगा अपने पिताजी के साथ वापस आ जाएगी, और अब हम उसे छोड़कर आ रहे हैं। तो ना उसने हमें देखा और ना ही कुछ कहा। पर राम सागर, जब हमें खबर मिली है तो तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। पर भाभी, ये खबर हमें उसके घर वालों से नहीं बल्कि बाहर वालों से मिली है। क्या हमारा जाना उचित होगा? राम सागर, आशा तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम दोनों ही जिद पर अड़े रहे तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय रहते सब सही कर लो। और फिर तुम्हारे प्यार पर उस बच्चे का भी तो हक है, जिसने अभी तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। फागुनी बोली। राम सागर आशा को ले आ बेटा, कम से कम मरने से पहले तुम्हें भी सुखी देख लूं। राम दुलारी आंखों में आंसू भरकर बोली। अम्मा, मेरे लिए परेशान ना हुआ करो, मैं बहुत खुश हूँ। राम सागर बनावटी हंसी हंसकर बोला। अगले दिन राम सागर आशा को लेने ससुराल चल दिया। जाते समय फागुनी ने बच्चे के लिए कपड़े और आशा के लिए मिठाई भी भेजी। राम सागर खुश था। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है पत्नी है मेरी, और अब तो एक और बेटा हो गया है। सच मानो तो अब मैं एक पिता बना हूँ। जिस दिन से विकास को भाभी की गोद में डाला है, विकास को प्यार तो खूब किया, किंतु एक पिता का अधिकार कभी नहीं जताया। राम सागर ससुराल पहुँचा तो घर से ढोल मंजीरे बज रहे थे। शायद बच्चे के जन्म पर जश्न मनाया जा रहा था। ससुराल में राम सागर की बहुत आवभगत हुई, किंतु आशा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पिताजी, मैं आशा को ले जाने आया हूँ। आशा की पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले, आओ मेरे साथ आओ। थोड़ी देर में राम सागर छत पर खड़ा हुआ था और थोड़ी ही दूर में आशा बैठी हुई थी। उसके बाल एकदम उलझे हुए थे, कपड़े भी बहुत गंदे पहने हुए थे, और उसकी गोद में नवजात शिशु था और उसका अपना ही बेटा था, जिसे वो पुचकारते हुए उससे बात कर रही थी। मेरा बेटा, प्यारा बेटा, अपनी माँ का बेटा, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राम सागर अपने बेटे को देख खुश था, किंतु आशा ने अपना ये क्या हाल बना रखा था। राम सागर आशा की ओर बढ़ा, किंतु पिताजी ने हाथ पकड़कर राम सागर को पीछे खींच लिया। नहीं बेटा, उसके पास मत जाना। पर पिताजी राम सागर को लेकर दोबारा कमरे में आ गए। पिताजी, ये आशा ने क्या हाल बना रखा है। बेटा, आशा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तुम उसे छोड़कर चले गए। तुमने ये तो देखा कि वो जिद करके आ गई, किंतु उसने यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया? ना तो उसने तुम्हें बताया और ना ही तुमने जानने की कोशिश की, पर तुम अपना अहंकार लेकर अपनी जिद पकड़े रहे और वो एक बहू और पत्नी के सारे फर्ज पूरी करती रही। क्या मतलब आपकी बात का? पिताजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं?
हाँ बेटा, ये सच है। जब आशा को तुम छोड़कर चले गए तो हमने उसे बहुत डांटा और समझाया कि ससुराल से गुस्सा होकर उसे इस तरह नहीं आना चाहिए था। पहले तो वो खामोश रही, हमारी डांट सुनती रही, सहती रही और यही कहती रही कि तुम लोगों ने उससे उसका बच्चा छीन लिया। हम उसे यही समझाते कि विकास को फागुनी भी पाले तो क्या बेटा वो तुम्हारा ही कहलाएगा। पर बेटा वो विकास को बिल्कुल भी याद नहीं करती, बस हर समय इधर उधर की बातें करती और खुद ही हंसती रहती। कि शुरू में तो हमें लगा कि वो विकास के दुख को कम करने की कोशिश कर रही है और फिर एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि हो दोबारा माँ बनने वाली है। हमने भी सोचा कि दोबारा ससुराल भेजने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम उसके ऊपर ससुराल जाने का दबाव डालने लगे, पर बेटा उसने इनकार कर दिया और हमें गर्भपात करने की धमकी देने लगी और उसकी उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रात में हमारी नींद खुली तो हम भौचक के रह गए। आशा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो विकास और तुम्हारा नाम लेकर रो रही थी। मेरा बेटा ले लिया, अरे मेरा बच्चा छीनकर जीजी की गोद में दे दिया। राम सागर, एक माँ की गोद भरने के लिए तुमने दूसरी माँ की गोद सुनी कर दी। एक बच्चे को जीते जी अनाथ कर दिया। मैंने तो जीजी को कभी नहीं रोका था विकास को गोद में लेने के लिए, प्यार करने के लिए। आशा की माँ से ये सब देखा ना गया। उसने भागकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आशा बोले जा रही थी, मेरा बच्चा छीन लिया माँ, मेरा भी तो पहला बच्चा था। 9 महीने पेट में रखा था, 9 महीने मैंने भी तो उसके लिए सपने सजाए थे। माँ, मेरा विकास, मेरा बच्चा। बिटिया, तेरे साथ ये सब हुआ, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? माँ, मैं क्या करती जब राम सागर ने मेरे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। माँ तो माँ होती है, क्या बेटा क्या बेटी। 2 बेटियों की माँ थी जीजी, मेरे पास तो सिर्फ विकास था। और माँ, मैं झगड़ा करके राम सागर की बात कैसे खराब होने देती। पूरे गांव के सामने उन्होंने जीजी की गोद में विकास को दे दिया और वचन दिया कि विकास पर सिर्फ दीदी का हक है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैंने अगर उनकी बात का विरोध किया तो वे अपनी जान दे देंगे। अम्मा, वो मेरे पति है, मेरे बेटे के पिता हैं, मुझे तो उनके वचन का भी मान रखना था। और अम्मा, मैं इसलिए वहाँ से चली आई क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकती तो विकास को जीजी पूरी तरह कभी ना अपना पाती। मेरा बच्चा 2 माओं के बीच पिस जाता, ना तो वो पूरी तरह मेरा होता और ना ही पूरी तरह जीजी का बनकर रह जाता। बस माँ, मैं इसीलिए चली आई। माँ, आते समय मुझे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर पता होता तो मैं कभी ना आती। दूसरे बच्चे की आस में मेरा दुख खत्म ना होता, पर कुछ कम जरूर हो जाता। बिटिया, यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें, आशा की माँ बोली। किंतु बेटा, माँ की बात पूरी होने से पहले ही उसने अपने होने वाले बच्चे की कसम दे दी कि अगर उसे तुम्हारे पास भेजा तो वो अपनी और अपने बच्चे की जान ले लेगी। बेटा, उसकी असामान्य हरकतें देख डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि पूरी घटना का उसके दिमाग पर गलत असर हुआ है और अगर उसे ठीक करना है तो इलाज के साथ साथ उसे ये भी यकीन दिलाना होगा कि उसे ज़बरदस्ती ससुराल नहीं भेजा जाएगा। फिर बेटा, उसे हमने अपनी बातों से यकीन दिलाना शुरू किया कि इस बार उसका बच्चा सिर्फ उसका होगा, उस बच्चे पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। और फिर सही समय से इलाज और उसके अंदर विश्वास जगाया। अभी भी उसका इलाज चल रहा है, पर डॉक्टर ने कहा है कि उसे दवाई के साथ साथ बच्चे का साथ भी बहुत ज़रूरी है। बेटा, अगर ऐसे में अगर तुम उसके सामने गई तो हो सकता है उसके दिमाग पर फिर बुरा असर पड़े। इसीलिए मेरी तुमसे विनती है कि अभी उसके पास मत जाओ। पर पिताजी, मैंने तो भाभी की दुखी हालत को देख कर ये कदम उठाया था। मेरा मकसद, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा इरादा नेक था, किंतु जल्दबाजी में लिया गया था। यही तुम्हारी गलती हो गई बेटा। अगर यही फैसला तुम आशा के साथ मिलकर लेते तो वो ज़रूर मान जाती, क्योंकि सही बात को मनवाने के लिए जिद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हो सकता है कुछ दिन बाद जब फागुनी स्वामी विकास को मैं आकाश को ढूंढ लेती। बेटा, किसी एक के दुख को कम करने के लिए तुमने दूसरे को दुखी किया और आज आशा का दुख और यहाँ तक ले आया। राम सागर सिर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो सच में आशा का दोषी था। अकेले इतना बड़ा फैसला लेने का उसे अधिकार नहीं था। थोड़ी सोच विचार के बाद, पिताजी, मैं आशा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार अपने बेटे को गोद में लेना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिला सकता हूँ क्योंकि तुम पिता हो। उसे गोद में लेना तुम्हारा अधिकार है। पर बेटा, अभी आशा से तुम्हारा मिलना ठीक नहीं। जब वो ठीक हो जाएगी मैं स्वयं तुम्हारे पास उसे ले आऊँगा। नहीं पिताजी, अब आशा ठीक हो जाए
आप मुझे खबर करना, मैं स्वयं उसे लेने आऊँगा, उससे माफ़ी भी मांगूंगा। थोड़ी देर बाद आशा की माँ बच्चे को लेकर आ गई। राम सागर ने अपने बच्चे को गोद में लेकर खूब प्यार किया, आशीर्वाद दिया और वापस अपने घर को लौट पड़ा। लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसे पहली बार पिता होने का सुख महसूस हो रहा था। दोस्तों, अक्सर ऐसी कहानियाँ हमारे आसपास के घरों में देखने को मिल जाती है। ये बातें घर के लोगों में आपसी प्यार और मान सम्मान को दर्शाती है। पर दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले गलत भी साबित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे निर्णय बहुत सोच विचार करके लेने चाहिए और पति पत्नी दोनों की रजामंदी से ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा किसी को देना आसान नहीं होता। एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे का टुकड़ा किसी दूसरे के हाथ में सौंपना, और इस अवस्था में कई बार बच्चे का पूरा भविष्य विदाओं पर लग जाता है और हम लाख छिपाने की कोशिश करें, देर सवेर बच्चे को पता चल ही जाता है और तब बच्चा जीवन भर एक खालीपन महसूस करता है और सही गलत के भंवर में उलझा हुआ महसूस करता है। अतः मेरा विचार यही है कि ऐसी अवस्था में किसी अनाथ बच्चे को गोद ले, ताकि एक अनाथ बच्चे को भी माता पिता और घर परिवार का प्यार मिल सके और उस बच्चे पर आपका भी पूरा पूरा अधिकार हो।